नमो नमः छात्रों, संस्कृत भाषा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। बच्चों, संस्कृत भाषा आप सभी बच्चों के लिए नई भाषा है, इसलिए हम सबसे पहले आप लोगों को संस्कृत भाषा के विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है। आज हमारे देश की अधिकांश भाषाएं संस्कृत भाषा से ही निकली हैं। हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, यह संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई है। बच्चों, इस भाषा का शब्दकोश अत्यंत समृद्ध है, यानी इस भाषा में एक शब्द के लिए अनेक शब्द उपलब्ध हैं। हिंदी भाषा के अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं। यह भाषा पूरे भारतवर्ष में सम्मानित है। यह राष्ट्रीय एकता की आधारशिला है। बच्चों, संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना हुई है। इनका पूरे विश्व में सम्मान है। ज्ञानवर्धक ग्रंथों के कारण पूरे विश्व में इनका काफ़ी प्रचार और प्रसार है, यानी इस भाषा से ज्ञानवर्धक ग्रंथ की रचना होती है और ज्ञानवर्धक ग्रंथों के कारण पूरे विश्व में इनका काफ़ी प्रचार और प्रसार है। बच्चों, संस्कृत भाषा अत्यंत मधुर भाषा है। इसकी खास विशेषता यह है कि यह एक वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि संस्कृत भाषा में जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। इस भाषा के उच्चारण एवं लिखावट में एक रूपता है। किसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले उनके वर्णों से परिचित होना पड़ता है। तो अब हम वर्णों से परिचित होंगे और वर्णमालाओं से परिचित होंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले संस्कृत भाषा के वर्णों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे ब हलंत आ, प्लस ल हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस अह, तो क्या बनेगा? ब आ बा, ल अ ल, क अह कह, बाल कह। अब हम लोग वर्णमाला के बारे में जानेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भाषा के वर्णों का समूह जो होता है वही वर्णमाला होता है। किसी भाषा में जितने भी वर्णों का प्रयोग किया जाता है उनके समूह को, उनके व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित इसलिए क्योंकि व्यवस्था में लगाने से, यानी एक आर्डर में लगा देने से उनको याद रखने में सरल रहता है। बच्चों, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वर, जो कि स्वतंत्र ध्वनि होती है, वो है अ, ई, उ आदि। बच्चों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्वर स्वतंत्र ध्वनि है। इसमें हमें किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। और व्यंजन
व्यंजन में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि है, जैसे क, च, त, च, ट, प आदि। अब आप को ये मालूम होना चाहिए कि संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर अ, ई, उ, री, ली हर्ष स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री और संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब स्वर हम कहते किसे हैं? स्वर क्या है? स्वर स्वतंत्र ध्वनि होती है। ये अपने आप में पूर्ण ध्वनि होती है। इसका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य ध्वनि का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं होती। और हमने आपको बताया है कि स्वरों की संख्या 13 है। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। ये 13 स्वर होते हैं। उसके बाद हम आते हैं व्यंजन पे कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनि व्यंजन कहलाती है। यानी स्वर की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, प, म, ल, ह आदि। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है और व्यंजन की संख्या जो होती है वो 33 होती है। अब बच्चों, सबसे बड़ी बात ये है कि जब स्वर व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वो अजंत कहलाता है, और जब व्यंजन बिना स्वर के होता है तो उसे हम हलंत कहते हैं। अब देखिए, क हलंत जमा अ, क, त हलंत जमा ई, ती, प हलंत जमा अ, प। अब व्यंजन में देखिए, व्यंजन हमारा जो है 5 वर्ग में बटा हुआ है, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। 5 वर्ग जो है वो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन सभी व्यंजनों को क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं: क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग
ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। इन सब व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा अंतःस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। ये 4 वर्ण अंतःस्थ व्यंजन होते हैं और ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, स, ह। इन सब के अतिरिक्त 2 अयोगवाह होते हैं बच्चों। यानी ये अयोगवाह क्या हैं? ये न तो ये स्वर हैं और न ही व्यंजन। इसको अन और अह के नाम से जानते हैं और इसे अयोगवाह व्यंजन कहते हैं। सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। जब उनमें अ स्वर मिल जाता है तो हलंत का लोप हो जाता है। जैसे क हलंत जमा अ क, प हलंत जमा अ प। यानी जब हम अ लगाते हैं तो ये हमारा वर्ण पूरा हो जाता है। क और अ को मिलाकर हम क बनाते हैं, ट और अ को मिलाकर बनता है ट। इसके बाद हम आते हैं संयुक्त स्वर पे। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जब 2 व्यंजनों को मिलाकर एक कर दिया जाए तो वह संयुक्त स्वर कहलाता है। जैसे क हलंत जमा श हलंत जमा अ, क, श और अ मिलाकर 6 वर्ण बनता है। 6 से क्षमा, कक्षा। त हलंत जमा र हलंत जमा अ त्र, मित्र, पत्र। ज हलंत जमा य हलंत जमा अ ज्ञ, ज्ञानी और यज्ञ। श हलंत जमा र हलंत जमा अ श्र, श्रद्धा, श्रम। द हलंत जमा य हलंत जमा अ द्य, विद्यालय, विद्या। अब बच्चों हम देखेंगे कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। वर्ण विच्छेद जब किसी शब्द के वर्णों यानी अक्षरों को अलग अलग कर दिया जाए तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्द के अंत में जो अक्षर हो उसी अंत वाला वह शब्द कहलाता है। जैसे अ अंत से अकारांत, आ अंत से आकारांत, इसी प्रकार इकारांत, उकारांत आदि होते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। शब्द हैं राम। र हलंत जमा आ जमा म हलंत जमा अ, ये आकारांत शब्द हुआ क्योंकि इसमें अ बाद में है और इससे हमें मालूम होता है कि अकारांत है क्योंकि इसके अंत में अ है। लता ल जमा अ, ल हलंत जमा अ जमा त हलंत जमा आ। अब इसके अंत में क्या है? आ, जिससे हमको ये मालूम होता है कि ये आकारांत शब्द है। वारी व हलंत जमा आ जमा र हलंत जमा ई। अब इसके अंत में ई है, छोटी ई, इसलिए
यह हुआ इकारांत। फिर हम देखते हैं नदी। नदी शब्द को देखते हैं। नदी शब्द, नदी में न हलंत जमा अ जमा द हलंत जमा ई बड़ी ई इकारांत। यानी इसके अंत में, नदी के अंत में बड़ी ई लगा है, इसका मतलब ये इकारांत है। भानु, अब इसके अंत में क्या है? उ, इसलिए ये उकारांत हो गया। उसके बाद का शब्द है नृप। नृप न जमा न हलंत जमा री जमा प हलंत जमा अ, यानी इसके अंत में री है तो ये बना ऋकारांत। अब हम आते हैं वर्ण संयोजन। यानी संयोजन का अर्थ होगा जोड़ना, वर्णों को आपस में जोड़कर शब्द बनाना। अब वर्ण संयोजन किसे कहते हैं? स्वर व व्यंजन वर्णों को परस्पर जोड़कर सार्थक शब्द बनाना वर्ण संयोजन कहलाता है। यानी बच्चों, संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। वर्ण संयोजन में वर्णों का परस्पर जोड़ ही वर्ण संयोजन होता है। स्वर व व्यंजन वर्णों को परस्पर जोड़कर सार्थक शब्द बनाना वर्ण संयोजन है। तो आपको स्वर और व्यंजन को जोड़ना है और उन्हें जोड़कर शब्द बनाना है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से इस टॉपिक को समझते हैं और सरल बनाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि प्रत्येक वर्ण को आपको ध्यान से देखना है कि किस वर्ण के साथ हलंत लगा हुआ है और किसके साथ नहीं। और दूसरी बात कि आपको सार्थक शब्द का भी ध्यान रखना है। तो चलिए अब एक एक करके हम वर्णों को जोड़ते जाएंगे और सार्थक शब्द बनाते जाएंगे। तो अब हम चलते हैं वर्णों को जोड़कर सार्थक शब्द बनाने के लिए, यानी संयोग करने के लिए। सबसे पहला हमारा उदाहरण है ऐ जमा र हलंत जमा आ जमा व हलंत जमा अ जमा त हलंत जमा अह। ए र जमा आ रा, ऐ रा, व जमा अ व, त जमा अह तह। तो क्या हो जाएगा? ऐरावतः। इसमें सबसे पहला वर्ण ऐ है, तो सबसे पहले हम ऐ, उसके बाद र में हलंत है तो ओ, उसके बाद आ तो क्या बनेगा? रा। फिर व में हलंत है, उसके बाद है अ तो क्या बनेगा? व। फिर है त, उसमें हलंत है, इसके बाद अह है तो क्या बनेगा? ऐरावतः, ऐरावतः। दूसरा हमारा उदाहरण है ग जमा अ जमा र जमा द जमा अ जमा भ हलंत जमा अह। अब ग हलंत में जमा अ और र हलंत में जमा द, हलंत जमा अ
और जमा भ हलंत जमा अह। अब देखिए इस उदाहरण में एक नई बात क्या है। एक नई बात ये है कि दो व्यंजन एक साथ है। जब दो व्यंजन एक साथ आ रहे हैं तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो चलिए इसको जोड़ना शुरू करते हैं। जब ग में आ जोड़ेंगे तो ग का हलंत हट जाएगा। उसके बाद र है, र और द दोनों इकट्ठे हैं और द के बाद क्या है, अ। अब आपको एक बात बताए कि जो दूसरा वर्ण होगा उसी वर्ण में अ जुड़ेगा, यानी द में जुड़ेगा अ और र का क्या होगा, फिर र बीच में है तो र जो है द के ऊपर चला जाएगा। तो जब भी हलंत वाला र किसी व्यंजन से पहले होगा तो हमेशा बाद वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। तो द के ऊपर र चला जाएगा और भ में अह जोड़ेंगे तो बनेगा भह। तो क्या शब्द बना, गर्दभः। इसके बाद तीसरा हमारा जो शब्द वर्ण है भ हलंत जमा ओ जमा ज हलंत जमा अ जमा न हलंत जमा अ जमा म हलंत, यानी भ और अ को ओ को जोड़ेंगे भो, ज और अ को जोड़ेंगे ज, और न और अ को जोड़ेंगे न और फिर म, यानी भो ज न म भोजनम। तो इन वर्णों को जोड़कर हमने क्या क्या बनाया, ऐरावतः, गर्दभः और भोजनम। इसी तरह से हम बहुत सारे वर्णों को जोड़कर शब्द बना सकते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको वर्ण और वर्णमाला, वर्ण विच्छेद एंड वर्ण संयोजन को समझाया है और हम आशा करते हैं कि आपको आज का ये जो वर्णमाला टॉपिक है वह अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए।